गुड मॉर्निंग। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप के पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करेंगे कि यूरोप के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों हो गई, कैसी परिस्थितियां उस समय आ गई थी और कौन से ऐसे नेता थे जिन्होंने यूरोप के पुनर्गठन के बारे में एक आंदोलन चलाया था। उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि यूरोप का एकीकरण होना चाहिए, यूरोप का पुनर्गठन होना चाहिए और यूरोप का जो खोया हुआ सामान है वो पुनः विश्व में प्राप्त होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप की पुनः भूमिका होनी चाहिए। तो साथियों, अपन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले इस विश्व में जो सभी महाशक्तियाँ थी वो यूरोप से थी, या हम ये कहें कि यूरोपियन महाशक्तियाँ थी। ये जो यूरोपियन महाशक्तियाँ हैं, इन्होंने विश्व के बहुत सारे देशों में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था। उनमें उनको अपना उपनिवेश बना रखा था और काफ़ी हद तक बहुत सारे देशों में इनका साम्राज्य फैला हुआ था। यहाँ पे हम जब यूरोपियन महाशक्तियों की बात करें द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, तो सबसे पहले नाम आता है इसमें ब्रिटेन का, फिर हम देखते हैं तो नाम आता है जर्मनी का, फिर हम देखते हैं तो नाम आता है फ्रांस का और फिर हम देखते हैं तो नाम आता है इटली का, फिर नाम आता है इसमें सोवियत संघ का। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोप की ऐसी महाशक्तियाँ थी जिनका विश्व के देशों पर आधिपत्य स्थापित था। ऐसा कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में जर्मन छोटे छोटे 900 गणराज्यों का समूह था और जब वियना कांग्रेस की बैठक हुई तो उसमें उनके जो राष्ट्रों की संख्या है उनको कम करके और 335 कर दिया गया था। तो इसी से हम आकलन कर सकते हैं कि जर्मनी है वो कितना बड़ा साम्राज्य है उसका नेतृत्व कर रहा था। हम ब्रिटेन को देखते हैं तो आज जिस अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो विश्व की एक महाशक्ति है, कभी वो अमेरिका है, वो भी ब्रिटेन है, उसके अधीन रहा था और ब्रिटेन का अमेरिका के ऊपर साम्राज्य स्थापित था। और इसी के साथ साथ में हम देखते हैं तो एशिया, अफ्रीका और ये जो लैटिन अमेरिका के राष्ट्र हैं इन पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, ब्रिटेन का साम्राज्य स्थापित था। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं वो यूरोपियन महाशक्तियों की थी, यूरोप का बोलबाला था। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पहले यूरोप के इर्द गिर्द ही घूमती थी और यूरोप से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन होता था। यूरोपियन है वो काफी ताकतवर थे, शक्तिशाली थे और इस रूप में यूरोप का पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा महत्व था। अब ऐसी क्या कंडीशंस आ गई कि ये जो महाशक्तियां हैं इनका पतन हो गया था और एक समय जो यूरोप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व कर रहा था वो असहाय होता हुआ नजर आया। तो साथियों, अपन देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध है उससे पहले ये सभी महाशक्तियां थी और 3 सितंबर 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो 1945 तक ये विश्व युद्ध चलता है और 1945 में जब इस विश्व युद्ध पर विराम लगता है तो अब यहाँ जो यूरोपियन महाशक्तियाँ हैं इनकी स्थिति है वो इस प्रकार की सामने दिखाई देती है कि अगर हम ब्रिटेन को देखते हैं तो ये ब्रिटेन आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। फ्रांस को हम देखते हैं तो फ्रांस भी आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। हम जर्मनी को देखते हैं तो जर्मनी है वो 4 भागों में विभाजित हो गया था, 1, 2, 3 और 4। इसका जो पश्चिम भाग है इस पे अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये 3 हैं उनका आधिपत्य स्थापित हो गया था और जो इसका पूर्वी भाग है
इसके ऊपर सोवियत संघ उसका आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो जर्मनी की हो गई थी, यानी कि जो जर्मन कभी 900 छोटे मोटे गणराज्यों का समूह था और वियना कांग्रेस में जिसको 335 गणराज्यों के समूह तक लाकर स्थापित किया था, आज वो जर्मनी स्वयं ही 4 भागों में विभाजित हो गया था और उसका जो पश्चिम का क्षेत्र है वो तो 3 देशों के अधीन आ गया था और जो पूर्व का क्षेत्र है वो सोवियत संघ के अधीन आ गया था। जब हम इटली की बात करें तो इटली की जो दशा है वो भी इसी प्रकार की हो गई थी, यानी कि वह उसका जो पश्चिम और पूर्वी जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से इन राष्ट्रों में बटा हुआ दिखाई दिया। ऑस्ट्रिया की जो स्थिति है उसको भी हम देखते हैं तो इसका जो राजधानी वियना है इसकी जो कंडीशन है वो इसी प्रकार की दिखाई दी, यानी कि ये भी 4 भागों में पूरी तरीके से विभाजित होता हुआ दिखाई दिया। ये कहने का तात्पर्य है जो पश्चिम का क्षेत्र है उसके ऊपर तो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस 3 देशों का आधिपत्य स्थापित हो गया था और जो इसका पूर्व का क्षेत्र है उसके ऊपर सोवियत संघ का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इस प्रकार की जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से सामने निकल कर आई थी। अब हम यहाँ इस बात को देखते हैं कि इस विश्व युद्ध में अगर सबसे ज्यादा लाभ किन्हीं देशों को प्राप्त हुआ तो वो जो लाभ है वो हुआ था एक तो अमेरिका को और दूसरा सोवियत संघ को। और इनमें भी देखा जाए तो इस विश्व युद्ध से सोवियत संघ को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। अब अमेरिका को हम देखते हैं तो ये तो गैर यूरोपियन महाशक्ति है और सोवियत संघ को देखते हैं तो फिर भी इसे यूरोपियन शक्ति के रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पे ये जो विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया और जिस प्रकार की कंडीशन बटे हुए जर्मनी के संबंध में, इटली के संबंध में, ऑस्ट्रिया के संबंध में देखते हैं, या जापान, फिर जो एशिया का राष्ट्र जापान के संबंध में भी देखने को मिली थी बाद में, तो ये जो कंडीशन है ये इस प्रकार की हो गई थी कि बार बार अब ये कोशिश की जा रही थी कि जो यूरोप का विभाजन हुआ है, जो यूरोप कभी एकता के सूत्र में बंधा हुआ था, उस यूरोप का पुनः एकीकरण होना चाहिए। इस सोच को बढ़ावा दिया ब्रिटेन के तात्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। ये जो चर्चिल साहब हैं इन्होंने सबसे पहले ये मुहिम छेड़ी थी कि यूरोप का पुनर्गठन होना चाहिए और ब्रिटेन ने ही विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में यूरोप का पुनर्गठन है उसकी कोशिश की थी कि यूरोप का एकीकरण होना चाहिए। लेकिन यूरोप के एकीकरण में जर्मनी के एकीकरण के प्रश्न को लेकर, इटली के एकीकरण को लेकर प्रश्न को लेकर और ऑस्ट्रेलिया के एकीकरण के प्रश्न को लेकर बहुत ज्यादा जो मतभेद हैं वो उत्पन्न हो गए थे और विशेषकर ये जो मतभेद हैं ये दोनों महाशक्तियों के बीच में हो गए थे, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, क्योंकि ये दोनों हैं जो जर्मनी का एकीकरण यूं नहीं करना चाहते थे। फिर भी यहाँ जब हम अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को देखते हैं तो वो तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन सोवियत संघ वो जर्मनी का एकीकरण करने को तैयार नहीं हुआ था। इसके पीछे रीजन ये था कि सोवियत संघ वो जर्मनी को, या हम ये कहें कि जर्मनी के जो नाजीवाद है उसको साम्यवाद के बिल्कुल प्रतिकूल मानता था और यही कंडीशन है वो जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में देखने को मिली थी कि हिटलर है वो अन्य देशों की तुलना में सोवियत संघ के साम्यवाद को अपना सबसे ज्यादा शत्रु मानता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी ये जो स्थिति है ये बनिस्बत दिखाई दे रही थी और इसी वजह से यहाँ पर जो सोवियत संघ है उसने जर्मनी के एकीकरण के संबंध में बहुत अड़ंगा लगाया था। हालांकि हम यहाँ देखते हैं तो सितंबर 1949 में तो यहाँ जो पश्चिमी जर्मनी है उसका एकीकरण किया गया 3 क्षेत्रों को मिलाकर और उसको एक कर दिया गया जो पश्चिम जर्मनी के नाम से देखने को मिला। और उधर को फिर यहाँ पे जो अक्टूबर है 1949 में वो पूर्वी जो क्षेत्र उसका एकीकरण कर दिया गया, उसको पूर्वी जर्मनी के नाम से जाने जाने लगा। अब ये जर्मनी का जो एकीकरण है ये भी अभी और रुक गया था कि ये जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी उसका एकीकरण होना चाहिए
और जो कि पश्चिमी जर्मनी पूर्वी जर्मनी के बीच में ये जो दोनों महाशक्तियां इसके प्रतिस्पर्धा स्वरूप इनमें काफी मतभेद उत्पन्न हो गए थे। आखिरकार मतभेद स्वरूप ही 1973 में दोनों जो जर्मनी है इनको संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सदस्यता भी प्रदान की थी, और बाद में चलकर हम ये कहें कि जर्मनी का एकीकरण है वो पूर्ण रूप से 1989 में हुआ था। और तभी से हम ये भी कहते हैं कि जब ये जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो शीत युद्ध का अंत भी पूरी तरीके से हो गया था। तो ये जो चीज है ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सामने आती है। और यहाँ जो यूरोपियन पुनर्गठन की बात हुई, यूरोपीय एकीकरण की बात हुई, ये एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में छाया रहा और बहुत लंबे समय तक यूरोप का एकीकरण है वो शीत युद्ध के जाल में फंसता हुआ दिखाई दिया। और बेमुश्किल से जर्मनी का आर्थिक एकीकरण वो 1989 में हुआ, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के पीछे ही यूरोप के एकीकरण की जो बात है वो बहुत ज्यादा छिप हुई थी। हालांकि 1970 के बाद में इसमें बहुत ज्यादा प्रगति आ गई थी, और उसका भी एक रीजन था कि मास्को बॉन समझौता 1970 में हो गया था, जिसने शीत युद्ध है उसकी जड़ को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। फिर ये संभावना भी होने लग गई थी कि अब जो यूरोप का एकीकरण है वो होगा, और यूरोप के एकीकरण के स्वरूप हम देखते हैं तो यहाँ पे बेनिलक्स है वो संगठन बनाया गया, यहाँ पर जो डंकर संधि है वो पूरी तरीके से की गई। और अब हम देखते हैं कि आज वर्तमान में एक जो यूरोपीय मुद्रा है वो बनी है, यूरोपियन जो संसद है वो बनी है। हालांकि आगे चलकर कुछ ऐसे राष्ट्र थे जो इस यूरोपियन संगठन से अलग होते हुए दिखाई दिए, लेकिन बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो यूरोप है उसके राष्ट्र वो एकता के सूत्र में बनते हुए दिखाई दिए। तो इस प्रकार से कभी हम ये देखते हैं कि 1945 तक जो विश्व में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व यूरोपियन महाशक्तियां कर रही थी, एक समय ऐसा आया जब द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोपियन महाशक्तियों का पतन हो गया था, यूरोपियन महाशक्तियों का ह्रास हो गया था। और हम यहाँ पर यूरोपियन महाशक्तियों में प्रमुख रूप से देखते हैं तो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली थी। जब यहाँ इस प्रकार की जो इनकी कंडीशन खराब हुई, धराशायी हुई, तो विश्व में ये ऐसे देशों पर जो इन्होंने साम्राज्य स्थापित कर रखा था ये उन्हें स्वतंत्र करते हुए नजर आए, क्योंकि अपने साम्राज्य को संभालने में ये अब आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन है वो, फ्रांस है वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे, और जर्मनी और इटली है वो धराशायी हो गए थे, 4 भागों में इनका विभाजन हो गया था, और बहुत लंबे समय तक इनकी जो स्थिति है वो खराब हो गई। और ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो नेतृत्व कभी यूरोपियन देश कर रहे थे वो पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथ में आ गया था। और अब वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की 2 महाशक्तियां बन गई थी जो परस्पर प्रतिस्पर्धा रखती। ऐसी स्थिति में जो यूरोप है वो भी पूरी तरीके से 2 भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई दिया, एक तो पश्चिमी यूरोप और दूसरा पूर्वी यूरोप। ये जो पश्चिमी यूरोप है उसका एकीकरण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने नाटो संगठन 1949 में बनाया था और यूरोपियन देशों को उसमें बांधा था। और ये कोशिश की गई थी कि यूरोपियन देशों को अपने संगठन के साथ में या अपने गुट के साथ में संबद्ध कर लें, और ऐसा हुआ भी। तो फिर आगे चलकर जो सोवियत संघ है उसने भी पूर्वी यूरोप के 7 देशों, जो स्वयं रसिया है वो 15 गणराज्यों का नेतृत्व कर रहा था पूर्वी क्षेत्र का, उन सभी देशों में साम्यवाद की स्थापना कर दी थी। अब ये यूरोप है वो 2 भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई दिया, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप। अब बात ये चल रही थी कि जब तक यूरोप का एकीकरण नहीं होगा, जब तक यूरोपियन देश हैं वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका का जो संपादन है वो सही प्रकार से नहीं कर सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि बेमुश्किल से जाकर उतार चढ़ाव चलते रहे, प्रतिस्पर्धा चलती रही, खींचतान चलती रही, गुटिया राजनीति चलती रही, और अंततः जो यूरोप का एकीकरण है वो 1990 के दशक तक होता हुआ दिखाई दिया। और जब 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद तो हम देखते हैं कि यूरोप का आर्थिक एकीकरण भी हो गया था, यूरोप का राजनीतिक एकीकरण भी हो गया था,
और यूरो मुद्रा का भी चलन हो गया था, यूरोपियन संसद का भी चलन हो गया था। जब इस रूप में जब यूरोप का एकीकरण हुआ, तो आज वर्तमान संदर्भ में हम ये देखते हैं कि जहाँ ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है और इटली है, आज पुनः ये यूरोप में सत्ता राजनीति या शक्ति राजनीति है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि जो यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जिस प्रकार की स्थिति में था और अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व कर रहा था, आज पुनः अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो यूरोप की सहभागिता है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से यूरोप है उसकी स्थिति दयनीय हुई और किस प्रकार से यूरोप का पुनर्गठन हुआ था। धन्यवाद।